Hello students, so in this lecture we will study about monetary policy reforms. Most of the monetary policy reforms done were based on the Urjit Patel committee. So let us start with the Urjit Patel committee recommendations. तो उर्जित पटेल कमेटी का जो मेन मोटिव था, इट वाज टू रिव्यू एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया. द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द ईयर 2014. इस कमेटी का पहला रिकमेंडेशन था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज द टारगेट रेदर देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स. और कमेटी ने इसके पीछे क्या लॉजिक दिया? लॉजिक ये दिया बिकॉज द WPI डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज. WPI does not take into account the prices of services. WPI takes into account the prices of goods only, not services. और इंडिया की GDP के अंदर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हैज़ मच मोर वेटेज, हाई वेटेज देन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. इंडिया की GDP में अराउंड 55% जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है एंड WPI डज़ नॉट कंसिडर द प्राइस ऑफ सर्विसेज. तो ये एक एनोमली है, इसको उर्जित पटेल कमेटी ने हाईलाइट किया. जैसे जैसे सर्विस सेक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे ही WPI का जो इम्पोर्टेंस है, वो रेलेवेंस है, वो कम होता जाएगा. गुड्स का तो होलसेल प्राइस होता है क्योंकि गुड्स आर सोल्ड इन द होलसेल मार्केट, लेकिन ऐसा कोई सर्विसेज के लिए कोई ऐसे होलसेल मार्केट नहीं है, इसलिए सर्विसेज कुड नेवर बी इनकॉर्पोरेटेड इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स. Another important point is that WPI does not show the impact of inflation on people. Impact of inflation on people. इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं, जो आम जन हैं, वो होलसेल मार्केट से जनरली परचेज नहीं करते, वो तो रिटेल मार्केट से परचेज करते हैं. और रिटेल प्राइस में जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर इन द WPI. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट टेक्स इनटू अकाउंट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पीपल. एंड लास्टली इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स दे हैव नाउ शिफ्टेड टू CPI रेदर देन WPI. सो दिस रिकमेंडेशन ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम WPI to CPI, this recommendation was accepted in the year 2014 itself. The next point is that RBI should adopt flexible inflation targeting FIT एज द फ्रेमवर्क फॉर मॉनेटरी पॉलिसी. और इसके अंदर क्या होगा, RBI अपना इन्फ्लेशन टारगेट लेके चलेगा 4%. यहाँ पे मैंने गलती से पहले 6% लिखा हुआ था, उसको करेक्ट कर लीजिए. RBI शुड हैव एन इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% और लेस, और अपर और लोअर टॉलरेंस लिमिट फिक्स कर दी गई 2% की. यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो 2% से लेकर 6% तक वेरी कर सकता है. इतना RBI का एक टारगेट होना चाहिए. The next important recommendation was that government should maintain fiscal deficit within 3% of the GDP so that monetary policy operation के अंदर एक flexibility बनी रहे. Fiscal deficit जो होता है that simply means it is government borrowing. And जो fiscal deficit है it is not part of the monetary policy, it is a part of the fiscal policy. But fiscal deficit has a ramification on the monetary policy operations. फिजिकल पॉलिसी और जो मॉनेटरी पॉलिसी हैं वो आपस में बहुत ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं. अगर फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट बोरो ज़्यादा करती है और स्पेंड भी ज़्यादा करती है तो इससे जो इकॉनमी है उसमें डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और इससे जो है इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी. और जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का बर्डन है वो तो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर होता है. और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए देन RBI विल इंक्रीज़ द CRR, रेपो रेट एट्सेट्रा. और जब RBI जो है इन रेपो रेट्स और CRR को इंक्रीज़ करेगा तो इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर इम्पेक्ट आएगा. इसलिए अगर मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस को सक्सेसफुल होना है तो फिजिकल डेफिसिट को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ व्हाट वाज रिकमेंडेड बाय द उर्जित पटेल कमेटी. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन वाज इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर टर्म रेपो ट्रांजेक्शन्स. जनरली रेपो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, बट यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दी गई कि हाँ ट्रांजेक्शन्स तो 1 साल से कम ही होंगी लेकिन थोड़े से लंबे पीरियड के लिए होंगी. फॉर एग्जांपल कुछ मंथ्स के लिए होंगी बट इट विल बी लेस देन 1 ईयर.
अर्लियर जो आरबीआई है वो बैंक्स को लोन देता था फॉर शॉर्टर टर्म, 14 डेज से ज़्यादा के लिए वो रेपो ट्रांजेक्शन नहीं करता था, बट उर्जित पटेल कमेटी ने रिलेटिवली लॉन्गर टर्म रेपो ट्रांजेक्शन के लिए रिकमेंडेशन दी, जो कि एक्सेप्ट भी हुई है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि अगर आरबीआई 14 डेज़ के लिए, 1 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए अगर रेपो ट्रांजेक्शन्स करेगी तो हर एक रेपो ट्रांजेक्शन्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो रेपो रेट होगा, वो भी अलग अलग होगा। देन पॉलिसी रेट हम किसको कहेंगे? पॉलिसी रेट का कंसेप्ट हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये भी डिसाइड किया गया साथ में कि जो 14 डे रेपो रेट है उसी को ही हम पॉलिसी रेट डिसाइड करेंगे। 14 डे रेपो रेट को ही हम पॉलिसी रेट कहेंगे। The next recommendation was that monetary policy, it should be reviewed at bi-monthly intervals rather than quarterly interval. ये रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली। पहले क्या होता था, एक क्वार्टर के बाद मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता था, एक क्वार्टर यानी कि 3 महीने। अब क्या है, हर 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है। यूजुअली जो रेपो रेट होता है, सीआरआर होता है, एट्सेट्रा, जो डिफरेंट पॉलिसी रेट्स होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के टाइम पर ही चेंज किए जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, देन आरबीआई 2 महीने का वेट नहीं करेगा जो रेट्स हैं उनको चेंज करने के लिए। आरबीआई कैन डू पॉलिसी रेट चेंज एट एनी टाइम, बट यूजुअली नॉर्मल प्रैक्टिस ये रहती है कि नॉर्मल टाइम के अंदर हर बाई मंथली बेसिस पर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया जाए, जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स डिसाइड किए जाते हैं। द नेक्स्ट रिकमेंडेशन वाज दैट जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इट शुड बी फॉर्मुलेटेड बाय अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी कंप्राइजिंग ऑफ 7 मेंबर्स, एंड दिस रिकमेंडेशन वाज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो एमपीसी फॉर्मुलेट कर दी गई है, लेकिन 7 मेंबर्स की जगह इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। द नेक्स्ट रिकमेंडेशन वाज कि एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एस्टेब्लिश की जाए टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द बैंक्स विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज कोलेट्रल। चलिए इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को डिटेल में समझते हैं। सपोज़ कीजिए दिस इज़ आरबीआई एंड दिस इज़ बैंक। तो बैंक आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करेगा एंड आरबीआई विल गिव गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट रुपी, और इस ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन। और इस रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन से जो मनी सप्लाई होती है वो टेम्परेली रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि बैंक्स आर डिपॉजिटिंग द मनी विद द आरबीआई। एसडीएफ के अंदर आरबीआई एंड बैंक्स के बीच में अरेंजमेंट ये हुआ कि बैंक्स विल डिपॉजिट द मनी विद द आरबीआई एंड देयर इज़ नो नीड फॉर गिविंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, there is no need for giving the government securities by RBI to the banks. So there is no requirement of government securities as collateral. This is standard deposit facility. स्टैंडर्ड का मतलब होता है परमानेंट। यहाँ पर बैंक्स आरबीआई के पास पैसा जमा कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर एसडीएफ। RBI is not obliged to give government securities to the bank, but RBI is obliged to pay the interest. तो SDF के अंदर RBI should be ready to accept deposits from the bank anytime. तो रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ RBI को बैंक्स को देनी पड़ती है, लेकिन SDF के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब SDF का फ़ायदा क्या है? SDF का फ़ायदा यह है कि अब आरबीआई को बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास नहीं है तो आरबीआई विल नॉट एक्सेप्ट रुपीज़ डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक्स, बट अब ऐसा नहीं है। सो अंडर एसडीएफ आरबीआई विल एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द बैंक विदाउट एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेट्रल एंड आरबीआई विल पे इंटरेस्ट ऑन दैट मनी टू द बैंक्स। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि बैंक्स के पास जब भी कोई एक्स्ट्रा कैश होगा तो बैंक्स कैन इमीडिएटली डिपॉजिट दैट कैश टू द आरबीआई, और आरबीआई इसके लिए मना नहीं कर सकता। आरबीआई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं है इसलिए मैं वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। अब ये जो एसडीएफ स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी की जो रिकमेंडेशन है, दिस वाज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। 2018 के बजट के अंदर स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द so this was all about monetary policy reforms, and in the next lecture we will study about the monetary policy committee. Thank you so much.